हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी किया गया फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 2021 से 22 क्लास 12 का हम लोग मॉडल सेट 2 का एक्सरसाइज करेंगे। और यहाँ देखिएगा आप लोग इंग्लिश इलेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन ये इलेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये बाय मिसप्रिंट बाय मिस्टेक हो गया है, ये कोर कोर्स का है। ओके, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है ये 12 क्लास का कोर कोर्स से रिलेटेड है। इलेक्टिव देखकर आप लोग धोखा मत खाइएगा, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन में भारी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये इलेक्टिव बाय मिस्टेक वहाँ पर आ गया है, ये इंग्लिश कोर का है ये सेट। ओके, सेम जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। 40 मार्क्स के हैं, 40 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो आपको सुइटेबल लगेगा उसी को आप लोगों को अपने आंसर में सेलेक्ट करना है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 8। 1 to 8 के लिए हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी लंबा है पैसेज, ठीक है। एक बार हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसका अर्थ बताते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स करने में आसानी होगी, ठीक है। 4 hours earlier the man had anchored his small towing boat off the rocky coast of the island and had climbed the steep slope। ठीक है, लगभग 4 घंटा पहले कोई शख्स है, कोई आदमी है जो एडवेंचरस का शौकीन, खतरों को मोल लेने का शौकीन, वैसा वो अपनी छोटी सी नाव को चट्टान के सहारे बांध देता है, और उसके बाद वो उस आइलैंड पर उतरकर उस पहाड़ी पर खुरदरी पहाड़ियाँ वगैरह थी, वो सब पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। दिस कोस्ट वाज रेयरली फ्रीक्वेंटेड बाय विजिटर्स। बोल रहा है कि ये जो कोस्ट है, ये समुद्री जो किनारा है, यहाँ पर बहुत ही कम विजिटर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर इट वाज डिफ़िकल्ट ऑफ एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर पहुँच आसान नहीं है। एंड लैंडस्केप वाज ब्लिक एंड अनफ्रेंडली, और यहाँ की जो भूमि है, भूदृश्य है, वो माने फ्रेंडली नहीं है। मतलब एक जैसे हम लोग पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ फ्रेंडली माहौल रहता है, फ्रेंडली जो वहाँ का एनवायरनमेंट बोलिए, वहाँ की ज़मीन बोलिए, वहाँ की स्थलाकृतियाँ बोलिए, सब अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। फिर भी लोग क्यों जाते हैं? सिंपल क्यूरियोसिटी एंड द लव ऑफ एडवेंचर। यहाँ वैसे ही लोग जाते हैं जिनमें कुछ क्यूरियोसिटी हो और कुछ एडवेंचर के शौकीन हो, वैसे लोग ही जाते हैं, यानी खतरों को मोल लेने वाले। had impelled the man to go there when he had set out in the morning। ठीक है, सुबह में उसने यात्रा शुरू की। the sea had been very calm and clear। तो समुद्र उस समय बहुत ही शांत था और साफ भी था। the sky cloudless, और आसमान में बादल भी नहीं थे। but now a strong wind had risen। the coast for miles around was gloomy and desolate। और लेकिन अब क्या हो गया? सुबह में शांत था, लेकिन अब जो है बहुत तेज हवा जो है बहने लगी। डार्क वेव सेंट अप ए ह्यूज स्प्रे ईच टाइम दे ब्रेक ऑन द ब्लैक। ठीक है, अनइवन रॉक्स विच प्लंज्ड डीप डाउन इनटू द वाटर। और अब क्या हो गया? उससे बहुत जो लहरों की रफ्तार थी वो बहुत ही तीव्र हो गई और बहुत ही ऊंची लहरें उठने लगी, जो सीधे आकर इन चट्टानों से टकराने लगी। ओके, लुकिंग डाउन एट द choppy sea below, the man realized he would have to move quickly if he was to save his boat। तो इस दृश्य को देख कर कि लहरें इतनी ऊंची और इतनी भयावह उठ रही है, तो उसने सोचा कि मेरी बोट को बचाना चाहिए, इसके लिए मुझे वापस लौटना पड़ेगा, नहीं तो फिर नाव खराब हो जाएगी, तो फिर वो वापस कैसे जाएगा। The rocks which had previously been fairly easy to climb were now treacherous and slippery। जिन पहाड़ी पर पहले चढ़ना आसान था वो खुरदरी पहाड़ियाँ थी, लेकिन अब पानी लगातार जो झोंका मार रहा है पानी का, जिससे वो भीग रहा है और वो स्लिपरी हो जा रहा है। अब वो उस पर पहले जैसी चढ़ाई करना या उस पर से उतरना आसान नहीं था। The man plunged into the face to prevent himself from slipping। At one point the slope was so sheer that he was obliged to climb up again and come down by another route। ठीक है, तो इस प्रकार से वो उतरने में उसे बड़ी परेशानी हो रही थी, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने उसका जिधर से वो उतर रहा था वो एकदम सीधी ढालू टाइप से थी, जिससे कि वो कहीं गिर ना जाए बोल के वो फिर से ऊपर चढ़ता है और फिर दूसरे रास्ते से नीचे उतरने की कोशिश करता है। उसने अपना रूट बदल देता है। ही स्टॉप्ड टू रीगेन हिज ब्रीथ बाय अ विदर्ड ओवर हैंगिंग ट्री। और वहीं पर कोई पेड़ उड़ वगैरह था, टूटा हुआ बोलिए या चट्टानों में से निकला हुआ, उसी पर वो रेस्ट करता है, थोड़ी लंबी सांस लेता है, थोड़ा रेस्ट करता है। ही वॉज नाउ सो क्लोज टू द सी दैट ही कुड टेस्ट साल्ट ऑन हिज लिप्स एज द फाइन सी स्प्रे रोज अप एंड फेल एंड हिज टीथ वेर चैटरिंग विथ कोल्ड। अब देखिए वहाँ पर उसे ठंडा भी लग रहा था, अब क्योंकि वो बहुत समुद्र के एकदम नज़दीक में था, चट्टान में ही था, और बार बार वो लहरों के छींटा उस पर आ रहा था, और वो समुद्र का खारा पानी को अपने होठों पर महसूस कर रहा था, और ठंड से उसके दांत भी कपकपा रहे थे। ठीक है, टीथ आर चैटरिंग विथ कोल्ड। बट द प्लाइट ऑफ हिज बोट वॉज अपर मोस्ट इन हिज माइंड। लेकिन इन सबसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि नाव को ठीक रखना है, नहीं तो फिर भाई हो गया, यहीं 12 बज जाएगा। बिलो इट वॉज बॉबिंग ऑन द वेव्स लाइक ए कॉक एंड एट एनी मोमेंट द रोप विच हेल्ड इट
फास्ट माइट ब्रेक, ठीक है। और उसकी नाव छोटी सी थी, इतनी ज़्यादा लहरें थी कि वो एकदम कॉर्क की भांति, जैसे कोई थर्मोकोल हम लोग पानी में डुबा देते हैं, ऊपर में उछलते रहता है, तैरते रहता है, सेम उसी प्रकार से उसकी नाव भी उसी प्रकार से तैर रही थी, ठीक है। और उसे डर था कि कहीं रस्सी जिससे वो बांधा था अपनी नाव को वो टूट ना जाए। द बोट वुड आइदर बी कैरिड आउट टू सी और डैश्ड टू पीसेस अगेंस्ट द रॉक्स, या तो ऐसा भी हो सकता है लहरें बोट को समुद्र में अपने साथ अंदर बहा कर ले जाएंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माने चट्टानों से टकरा टकरा कर बोट जो है चकनाचूर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए। द मैन बिगेन टू क्लाइम डाउन अगेन, वो फिर से उतरने लगता है, बट स्टॉप्ड एब्रप्टली व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ स्प्लटरिंग वुड, ठीक है। लेकिन वो फिर रुक जाता है उतरने के लिए जब वो आवाज़ सुनता है स्प्लिटरिंग वुड का। हिज वर्स्ट फियर्स एंड हैड बीन रियलाइज्ड, ही सॉ हिज बोट लिफ्टेड हाई बाय द वेव्स एंड बीटन अगेंस्ट द रॉक्स अगेन एंड अगेन। वो क्या देखता है कि उसकी बोट लहरें बहुत ऊंची उछाल देती है और बार बार चट्टानों पर टक्कर मार रही है। द मैन लुक्ड डाउन हेल्पलेसली एज ए टेंगल्ड मास ऑफ ड्रिफ्ट वुड एंड गियर फ्लोटेड अवे ओवर द वाटर। और वो एकदम असहाय सा, भाई कोई जादूगर तो था नहीं जो समुद्र को शांत कर देता, असहाय सा देख रहा था उसकी नाव के टुकड़े होते हुए, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उसकी नाव में से वो पानी में बहकर चला जाता है, ऐसे करके वो देखता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पैराग्राफ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। व्हाट हैड द मैन एंकर्ड द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइलैंड, ठीक है। उस आइलैंड पर उस आदमी ने, उस मैन ने क्या एंकर्ड किया, ठीक, मतलब क्या बांधा, ठीक है। तो उसने, याद कीजिए, उसने बोट बांधा था, ठीक है। राफ्ट, कैनो, शिप ये नहीं होगा, राइट आंसर इज बोट, ठीक है। उसने बोट बांधा था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड इम्पेल्ड द मैन टू विजिट द आइलैंड, ठीक है। वो आदमी जब वहाँ इतना खतरा था, वहाँ अच्छा भूदृश्य भी नहीं था, चट्टाने वगैरह थी, अच्छा पतन नहीं था, तो वो आदमी फिर भी वहाँ क्यों गया। तो देखिए, सिंपल क्यूरियोसिटी ये भी मैंने बताया, और लव ऑफ एडवेंचर, यानी ये दोनों सही है, ए बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सिंपल क्यूरियोसिटी एंड लव ऑफ एडवेंचर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड, ठीक है। व्हाट डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड, ठीक है, व्हेन डिड, सॉरी, ठीक है, कब वो मैंने अपनी वहाँ पर आइलैंड पर अपनी जो वो शुरुआत किया। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट मिडनाइट, राइट आंसर इज इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4, द मैन कुड टेस्ट साल्ट ऑन हिज लिप्स, हमने बताया वो अपने होठों पर नमक का स्वाद चख रहा था। एज द फाइन सी स्प्रे रोज अप एंड फेल एंड हिज टीथ वेयर चैटरिंग विथ कोल्ड, ठंड लग रहा था उसे, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द मैन स्टॉप टू रिगेन हिज ब्रेथ, ठीक है। वो सांस ले रहा था, याद कीजिए हमने बताया, तो बाई ए ट्री, एक पेड़ के सहारे वो मैंने अच्छी लंबी सांस ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोर्स्ड विच मीन्स सेम एज इन, यहाँ जो फोर्स्ड वर्ड दिया गया है उसी से रिलेटेड आप लोगों को करेक्ट वर्ड चुनना है जिसका कि सेम मीनिंग है वैसा। तो फोर्स्ड हियर रेफर्स टू इम्पेल्ड, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, इम्पेल्ड, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी, ठीक है। चॉपी का करेक्ट मीनिंग बोल रहा है, ठीक है, रफ, काम, क्लियर, बैरन, राइट आंसर इज रफ, ठीक है। ये चट्टाने थी, खुरदरी चट्टाने वगैरह, तो वही रफ आंसर, ठीक है। अगेन देखिए हम लोगों को 8 से क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फिर एक पैसेज दिया गया है, दैट इज रिलेटेड टू कोकोनट, ठीक है। आइए अब हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोकोनट इज द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम, कोकोस न्यूकिफेरा, ठीक है। ये देखिए कोकोनट का साइंटिफिक नेम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम जो है कोकस न्यूकिफेरा से बना हुआ है। इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स वाटर, मिल्क, ऑयल एंड टेस्टी मीट, ये उसके मिल्क के लिए, उसके ऑयल के लिए, तेल के लिए, पानी के लिए, उसके मीट के लिए जो गुद्दा होता है उसके लिए ये जाना जाता है। कोकोनट्स हैव बीन ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादातर उगाया जाता है। फॉर मोर देन 4500 ईयर्स बट रिसेंटली इंक्रीज्ड इन पॉपुलरिटी फॉर देयर फ्लेवर, क्लिनरी यूजेस एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। और अभी जो है इसका हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह के लिए या और भी कई तरह से खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम, ये नाम कहाँ से मिला भाई, कोकोनट, ओल्ड पोर्तुगीज एंड स्पेनिश, ठीक है। कहाँ से मिला, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश वर्ड जो है वो कोको है, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन का जो ये वर्ड है कोको, जिसका मीनिंग होता है हेड और स्कल, ठीक है, हेड और स्कल। आफ्टर द 3 इंडेंटेशंस ऑन द कोकोनट शेल दैट रिजेंबल फेशियल फीचर्स, ठीक है। आप लोग देखा होगा जैसे कोई नारियल है तो उसमें देखे होंगे आपने इस तरह से 3 ये बने होते हैं काले काले धब्बे टाइप से, जो फेशियल माने फीचर्स की तरह हमें नज़र आते हैं। जैसे ये ऊपर वाले दोनों आइज़ हो गए और ये मुंह हो गया, इस प्रकार से मतलब किसी आदमी का चेहरा नज़र आता है, ठीक है। दे आर
यूबिक्विटियस इन कोस्टल ट्रॉपिकल रीजन्स एंड आर कल्चरल आइकॉन ऑफ द ट्रॉपिक्स, ठीक है, और ये ट्रॉपिक क्षेत्रों में वहाँ के जो सांस्कृतिक आइकॉन भी इसे माना जाता है, ठीक है। द कोकोनट इज़ एन अनयूजल फूड फॉर मैनी रीजन्स, ठीक है, ये अनयूजल फूड बहुत कारणों से माना जाता है। इट इज़ टेक्निकली ए सीड, एक्चुअली यदि टेक्निकली आप देखोगे तो ये कोकोनट एक बीज है, प्रोड्यूस्ड बाय द कोकोनट पाम ट्री, जो कि कोकोनट पाम ट्री द्वारा उत्पन्न किया जाता है, एंड एज सच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल सीड्स, ठीक है, और एक तरह से बोला जाए तो ये लार्जेस्ट एडिबल यानी खाने वाला बीज है, प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्लांट, ठीक है, किसी भी पौधे के द्वारा उगाया जा खाने वाला ये सबसे बड़ा बीज है। इट यूजुअल कंटेंट्स ऑल्सो मेक इट यूनिक इन ए सीड वर्ल्ड, द इंटीरियर कॉन्सिस्ट ऑफ बोथ मीट एंड वाटर, ठीक है, और बीज जगत में, ठीक है, सीड वर्ल्ड बोल रहा है, बीज जगत में भी ये अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि आप देखिएगा इसमें अंदर में मीट भी मिलता है इस बीज के अंदर और पानी भी मिलता है। द मीट इज़ वाइट पिथ, ठीक है, ये मीट जो है वो हल्का वाइट कलर का रहता है, विथ विच वी आर ऑल फेमिलियर, जिस हम लोग नारियल पानी तो पिए ही हैं, एज इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग फ्लेवरिंग्स, द कोकोनट वाटर इज ए वाइट लिक्विड दैट इज वेरी स्वीट एंड थर्स्ट क्वेंचिंग, ठीक है, बहुत ही मीठा लगता है और थर्स्ट क्वेंचिंग मतलब प्यास बुझाने वाला। पोर्तुगीज एक्सप्लोर्स गेव द नट इट्स नेम इन द 15th सेंचुरी, और पुर्तगाल के लोगों ने जो है इसका कोकोनट जो ये नाम दिया गया वो 15th सेंचुरी में नाम दिया गया, रेफरिंग टू इट्स कोको, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है घोस्ट। कोको माने भूत, मैंने बताया ना वो ऐसे दिखता है एकदम क्या बोलते हैं माने आदमी के चेहरे की तरह, 3 ब्लैक स्पॉट्स होते होंगे, देखे होंगे आप आपने, ठीक है, नारियल फोड़ा होगा, मंदिर वगैरह जाते हैं, पूजा वगैरह करते होंगे तो। इन द लैंग्वेज द 3 डिम्पल्स, ठीक है, ये जो 3 डिम्पल्स है 1 2 3, ठीक है, यही सब डिम्पल्स हैं आपके। द 3 डिम्पल्स एंड द हेयरी टेक्सचर, और देखिएगा नारियल में बहुत सारे बाल रहते हैं ब्राउन ब्राउन इस टाइप से, तो उसी हेयरी टेक्सचर रिमेंड देम ए घोस्ट, तो यही हमें भूत की याद दिलाता है, घोस्ट माने भूत। फेस एंड द ट्री हैज़ रिटेन दैट नेवर एवर सिंस, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, वेयर आर द कोकोनट्स ग्रोन, ठीक है। अब आइए हम लोग पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वेयर आर द कोकोनट्स ग्रोन, कोकोनट्स कहाँ उगाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स, माउंटेन्स रीजन्स, कोल्ड रीजन्स, मानसून्स रीजन्स, ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ए, ट्रॉपिकल रीजन्स हमने देखा, ये राइट आंसर। कहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है, कोकोनट्स ग्रोन, उगाया जाना। 9 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज द वर्ड कोको मीन, कोको मीन क्या होता है, स्कल, हेड, मीट, बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो हमने देखा था पढ़ने के दौरान स्कल भी बोलते हैं और हेड भी बोलते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, कोको। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग, कुकिंग और फ्लेवरिंग के लिए किस पार्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाटर का, मिल्क का, ऑयल का, मीट का, तो सबसे ज़्यादा मीट का ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द कोकोनट अर्न द निक नेम घोस्ट बिकॉज, इसे घोस्ट नाम कैसे मिला, कोकोनट को घोस्ट नाम कैसे मिला, ऑफ इट्स पेल कलर, इसके कलर के चलते, इट्स रिजेंबल्स फेस, ऑफ इट्स शेप, ऑफ इट्स स्मेल, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट रिजेंबल्स ए फेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के चलते जो है ये कैसा दिखता है, वो एक चेहरे की तरह नजर आता है, ठीक है, जिसके चलते वो घोस्ट इसका नाम पड़ा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, इस पैसेज के लिए आपको एक अच्छा सा टाइटल देने बोल रहा है, ठीक है, द ट्री ऑफ लाइफ, कोकोनट ए फ्रूट, मीट एंड वाटर, घोस्ट, भूत, ठीक है, तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये टाइटल यदि हम देते हैं तो सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कोकोनट ए फ्रूट, ठीक है, क्योंकि घोस्ट बोल रहे हैं तो शायद भूत से रिलेटेड बात, मीट एंड वाटर बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सूटेबल नहीं हो रहा है, तो कोकोनट ए फ्रूट ज़्यादा सुइटेबल है, ठीक है, जिसमें कोकोनट, और ऐसे भी देखिएगा इस प्रकार से जब भी आप लोगों को पैराग्राफ मिलेगा तो जो वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे इसमें बार बार हमें कोकोनट वर्ड का जिक्र मिला है तो इसलिए हमने वो टाइटल सेलेक्ट किया, हमें वो ज़्यादा सही लगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, नोट मेकिंग में इसमें इनमें से कौन यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है, एब्रीविएशंस, ठीक है, एब्रीविएशंस हो गया, कीवर्ड्स हो गया, टाइटल हो गया, डेट हो गया, ठीक है, इनमें से कौन नहीं किया जाता है, तो देखिएगा आप लोग एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स भी यूज़ करते हैं, टाइटल भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग उसमें डेट मेंशन नहीं करते हैं, ओके, नोट मेकिंग जो हम लोग करते हैं उसमें डेट मेंशन नहीं करते हैं, ओके।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है। यूजिंग योर ओन वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड तो करते हैं। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज, ये तो रहता ही है। समरी बीइंग शॉर्टर, ये तो शॉर्टर रहता है। तो राइट आंसर और यूजिंग योर ओन वर्ड्स, मतलब अपने से कुछ हम लोग नहीं डाल सकते हैं। जो वहाँ पैराग्राफ हमको जिसका हमको समराइज करने बोला गया है उसी से हम लोग रिलेटेड बातें लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस इज राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। एडिटोरियल लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं तो किस फॉर्मेट में सबसे जो उपयुक्त है ये फॉर्मेट लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने क्लास के दौरान भी आप लोगों को बताया कई बार कि आप लोग इसी प्रकार का डेट फॉर्मेट लिखिएगा। ठीक है, 23 नवंबर 2021। ठीक है, सपोज आज जैसे डेट है 12, ठीक है 12 नवंबर 2021, इस प्रकार से। ठीक है, और कॉमा दीजिएगा, उसके बाद फिर ईस्वी को लिखिएगा। ठीक है, 2021। ठीक है, बाकी सारे जो यहाँ मेंशन किए गए हैं इस तरह से गलत है। आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करने के चलते उस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। ठीक है, इनमें से कौन सा एक लेटर टू एडिटर का भाग नहीं है। ठीक है, टाइटल हुआ, सैल्यूटेशन हुआ, डेट हुआ, सिग्नेचर। तो सैल्यूटेशन तो हम लोग देते ही हैं। ठीक है, डेट भी देते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है बोल रहा है, इज नॉट ए, कौन सा एक भाग नहीं है। तो लेटर टू द एडिटर का टाइटल जो है वो एक भाग नहीं है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नोटिस जारी किए जाते हैं वो हमें कहाँ दिखते हैं। ठीक है, अपीयर्स। ठीक है, अपीयर्स मैंने दिखना, वे कहाँ दिखते हैं, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, स्कूल नोटिस बोर्ड, कोर्ट नोटिस बोर्ड। ठीक है, कहाँ पर, तो स्कूल तो गवर्नमेंट भाई वहाँ नोटिस चिपकाने जाएगा नहीं, तो स्कूल नहीं होगा, कोर्ट भी नहीं, बुक्स भी नहीं। ये न्यूज़पेपर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग को ऑफिशियल और गवर्नमेंटल जितनी भी नोटिसेस हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 18, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। ठीक है, जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं, ठीक है, नोटिस राइटिंग करते हैं, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान का नाम है वो कहाँ रहता है, बिलो द हेडिंग, हेडिंग के नीचे, एट द टॉप या सबसे ऊपर, आफ्टर द डेट। ठीक है, डेट के बाद, या फिर एनीवेयर इन द नोटिस, ये कहीं भी लिख दो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, कहीं भी तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, डेट के बाद भी नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एट द टॉप। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि सबसे ऊपर में हमें संस्थान का नाम, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिस संस्थान का वो नोटिस बोर्ड है उस संस्थान का नाम लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहाँ देखिए हमको इसे पढ़ना पड़ेगा। राइट ए रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर। ठीक है, आपको रिपोर्ट लिखने बोल रहा है बुक फेयर के चलते। यू वेंट टू योर फ्रेंड विथ योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के साथ किताब मेला में गए, बुक फेयर में गए। यू आर गीता अविनाश, आपका नाम ये है। रेफरिंग टू द अबव लाइन्स, और इन लाइन्स के आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर दीजिए बोलता है। व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, आप इस रिपोर्ट का क्या टाइटल दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा टाइटल यहीं पर आप लोगों का स्पष्ट हो गया कि आप लोगों को कहाँ जाना है, बुक फेयर। ठीक है, किसके साथ, दोस्त के साथ। तो खैर दोस्त के साथ जाओ, मम्मी पापा के साथ जाओ, जिसके साथ भी जाओ, लेकिन जो अब सबका नाम तो वहाँ मेंशन करना, टाइटल तो जितना शॉर्ट में और जितना समझ में आने वाला हो वही टाइटल सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, यहाँ जैसे आई वेंट ए बुक फेयर, मैं बुक फेयर गया, द बुक फेयर, आई वेंट ए बुक फेयर विथ माई फ्रेंड, नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, फ्रेंड के साथ गए वो मानते हैं, लेकिन मान लो और भी अंकल आंटी भी गए या 4-5 दोस्त और भी कोई थे, तो अब सबका हम तो नहीं लिखते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो ऑप्शन नंबर बी है द बुक फेयर, इसे ही हम लोग जो मोस्ट सुइटेबल अप्रोप्रिएट टाइटल मानेंगे। ठीक है, जो छोटा भी और सटीक भी है, उपयुक्त भी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इंटरनेट हैज़ बिकेम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। इंटरनेट जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है और रिसर्च का माध्यम भी है। स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट, और जो भी स्टूडेंट्स जो है मैंने चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें नेट एक्सेस करना पड़ता है। सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल, तो इसी विषय पर, ठीक है, आप लोगों को एक आर्टिकल लिखने के लिए आए ऑन द अबव लाइन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल, तो फिर आप उसका क्या अप्रोप्रिएट टाइटल दोगे। जैसे हमने 19 क्वेश्चन नंबर में इस रिपोर्ट का टाइटल दिया था द बुक फेयर, उसी तरह से अब हमें जो है इस आर्टिकल का टाइटल देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इस विषय पर आर्टिकल। तो जाहिर सी बात है इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे बोल रहा है, तो इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स, नॉलेज एंड रिसर्च, इन्फॉर्मेशन, ये तीनों जो उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यदि देते हैं तो ये क्लियर कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन? लास्ट लेसन का ऑथर कौन है? जेन ऑस्टिन, रविंद्रनाथ टैगोर, अल्फोंस डॉडेट और एर्नस्ट जंग? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल्फोंस डॉडेट। मैं आपको बार बार बोलता हूँ जितने भी चैप्टर्स हैं और जो पोइट्रीज हैं उनके लेखक के नाम जरूर आप लोग याद कीजिएगा। देखिए आ गया, हु इज द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन के जो लेखक हैं वो कौन है? अल्फोंस डॉडेट हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन? ठीक है, जो चैप्टर आपने पढ़ा द लास्ट लेसन, इसके जो टीचर थे एम हेमल, ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में क्या बताते हैं? ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोलते हैं, क्लियरेस्ट लैंग्वेज बोलते हैं, लॉजिकल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, सभी कुछ सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर हैज़ साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? साहिब और उसका परिवार कहाँ से आया था? तो आप लोग देखिएगा वो बांग्लादेश, ढाका, दिल्ली, लाहौर, नेपाल, ये तीनों नहीं होगा। बांग्लादेश, ढाका से साहिब और उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, वेयर हैज़ साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? ढाका। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेयर व्हाट आर साहिब एंड इज फ्रेंड्स कंपेयर्ड टू? ठीक है, साहिब और उसके दोस्तों को किससे कंपेयर किया जा रहा था? तो राइट आंसर इज बर्ड्स। ठीक है, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स ये सब नहीं होंगे, राइट आंसर जो है आपका बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स से साहिब और उसके दोस्तों को कंपैरिजन किया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बर्ड्स जो हैं वो आप लोगों का सुबह में अपना दाना वगैरह के खोज में निकल जाते हैं और शाम को फिर वापस रिटर्न आते हैं अपने घरों को, ठीक उसी प्रकार से साहिब और उसके दोस्त लोग सुबह में कचरा वगैरह चुनने के लिए निकल जाते हैं और फिर शाम को वे लोग रिटर्न आते हैं, इस प्रकार से। अगेन क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? ठीक है, ग्लास बैंगल्स के लिए कौन सा सिटी फेमस है? पटना, जयपुर, फिरोजाबाद और रांची? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो है सी, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ग्लास बैंगल वगैरह के लिए फिरोजाबाद फेमस है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? तो मुकेश डॉक्टर, एक्टर, टीचर, मोटर मैकेनिक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ ओल्ड वाज डगलस when his father took him to the beach in California? डगलस कितने उम्र का था जब उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे? तो राइट आंसर इज 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3-4 साल का था डगलस उस समय जब उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया बीच पर ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, दोज 9 feet फॉर डगलस वेर मोर लाइक? ठीक है, डगलस याद कीजिए वो स्विमिंग कर रहा था स्विमिंग पूल में और एक मोटे लड़के ने उसको फेंक दिया स्विमिंग पूल में और वो डूबने जा रहा था। तो वो 9 फीट गहरा जो स्विमिंग पूल था वो उसे कितना लग रहा था? 70, 80, 90 और 60? क्योंकि वो छोटा बच्चा था और वो तैरने भी नहीं जानता था, इसलिए वो स्विमिंग पूल जो 9 फीट का था वो उसे 90 फीट का लग रहा था। ओके, अगेन रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 29 to 31। 29 से 31 के लिए इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने बोल रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ठीक है, फिशरमैन जो है वो कोल्ड शांत समुद्र में जो है कोई भी व्हेल को हार्म नहीं पहुंचाए, नुकसान नहीं पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी साल्ट नमक बना रहा है, नमक कलेक्ट कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। उसके हाथ जो है वो बहुत ही खराब हो गए हैं, नमक से उसके हाथ जो है बहुत ही उसकी दयनीय दशा हो गई है, वो अपने हाथों को देख रहा है। ठीक है, तो ये वो पोएट्री है और इसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम? इस पोएट जो एक्सट्रैक्ट आप लोग पढ़े अभी, इसके लेखक कौन है? ठीक है, पाब्लो नेरूडा या फिर स्टीफन स्पेंडर, कमला दास और रॉबर्ट फ्रोस्ट? राइट आंसर इज पाब्लो नेरूडा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, पाब्लो नेरूडा ही इसके लेखक हैं, ठीक है, इन पंक्तियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? ठीक है, पोएट लेखक क्या फिशरमैन से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो क्या करे? नॉट टू हार्म द व्हेल्स, नॉट टू गो इन द सी, नॉट टू बी स्टिल, टू कैच स्मॉल फिशेस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट टू हार्म द व्हेल्स। ठीक है, वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई भी फिशरमैन जो है वो व्हेल्स को हार्म यानी नुकसान ना पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 31, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज। ठीक है, जो आदमी साल्ट कलेक्ट कर रहा है वो क्या देख रहा है? अपने हर्ट लेग्स, हर्ट हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी, हर्ट हैंड्स, अपने हाथों को, खुरदरे हाथों को देख रहा है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर? ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। राइट आंसर इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा राइट होगा। ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। क्वेश्चन नंबर 33, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज मीन्स। ठीक है, ये जो वर्ड यूज किया गया है पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइज यानी चूहे जैसी आंखें, पेपर स्विमिंग बॉय मतलब दुबला पतला लड़का। तो ऐसा कहने का उद्देश्य क्या है कि वो लड़का, द बॉय इज सिली एंड सिक्रेटिव, थिन, हंग्री एंड वीक, अनप्लेजेंट लुकिंग, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा सही, थिन, हंग्री एंड वीक यानी दुबला पतला, कमजोर, भूखा, प्यासा, कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 34, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर, कहाँ से वो ड्राइविंग कर रही थी? पेरेंट्स होम, फ्रेंड्स होम, इन लॉज होम, सिस्टर्स होम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेरेंट्स होम। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स होम से ड्राइव कर रही थी। हु इज द टाइगर किंग? अब टाइगर किंग नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन है? 35, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, द महाराजा ऑफ शांतिपुरम, द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम यानी ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, टाइगर किंग कौन था? प्रतिबंधपुरम का महाराजा था जिसको 100 टाइगर्स मारने थे। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 36, इन विच आर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। ठीक है, वो जो प्रिंस टाइगर किंग था वो किस घड़ी में पैदा हुआ था? ठीक है, जो ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड है। इन द आर ऑफ बुल, इन द आर ऑफ टाइगर, इन द आर ऑफ लायन, इन द आर ऑफ हॉर्स। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इन द आर ऑफ बुल। ठीक है, बुल राशि में पैदा हुआ था तभी तो उसका दुश्मन टाइगर हुआ और उसको ज्योतिष भविष्यवाणी किया कि नहीं तुमको 100 टाइगर मारने पड़ेंगे। ठीक है, इन द आर ऑफ बुल। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड टिसानी दोषी क्रॉस? कितने टाइम जोन्स टिसानी दोषी ने क्रॉस किए? 2, 4, 8, 9। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 9 टाइम जोन्स। ठीक है, 9 टाइम जोन्स उसके द्वारा क्रॉस किए गए। क्वेश्चन नंबर 38, विच प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन? ठीक है, कौन सा प्रोग्राम कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा चलाया गया, शुरुआत की गई? स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन सी, सेलिब्रिटीज ऑन आइस, सेलिब्रिटीज ऑन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, 38। 39, हु वाज डॉक्टर सेडाउ? डॉक्टर सेडाउ कौन थे? जापानीज डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर, जर्मन डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो क्या थे? एक जापानीज डॉक्टर थे, जापान के डॉक्टर थे। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जापानीज डॉक्टर। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, वेयर डिड डॉक्टर सेडाउ मीट हना? डॉक्टर सेडाउ की मुलाकात उनकी वाइफ जो थी हना से कहाँ हुई थी? जापान में, अमेरिका में, फ्रांस में और रशिया में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इन अमेरिका। जब वे पढ़ाई करने गए थे अपने प्रोफेसर के वहाँ तो वहीं उनकी मुलाकात जो है हना मैडम से हुई थी। तो वेयर डिड डॉक्टर सेडाउ मीट हना? ऑप्शन नंबर बी, इन अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लर्नर्स आई होप आपको ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जैक बोर्ड के द्वारा इशू किए गए थे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। और कुछ भी डाउट होगा या कुछ आप लोगों को कमेंट्स वगैरह करना है तो कमेंट सेक्शन में उन चीज़ों को ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू में ही मैंने बताया कि ये इलेक्टिव कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि नहीं होगा, ये कोर कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास 12 का कोर कोर्स से। सो लर्नर्स, ओके, थैंक यू।